हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री विद सुनील कुमार में। तो अब तक हमने मध्यकालीन इतिहास में बाबर, हुमायूं और अकबर के विषय में पढ़ लिया है। हमने अकबर का लगभग धार्मिक जीवन, उसकी राजनीतिक विजय और मनसबदारी व्यवस्था, इन सभी को कवर कर लिया है। तो आज हम देखने वाले हैं अकबर के शासनकाल में उसका एक महत्वपूर्ण दरबारी इतिहासकार और साथ में एक कवि भी और एक अच्छा विश्वास पात्र मित्र भी, अबुल फजल के विषय में। तो अबुल फजल अकबर के शासनकाल का और मध्यकालीन इतिहास का भी जानने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अबुल फजल की किताब अकबरनामा जो है वह बहुत प्रसिद्ध है। वह अकबर के शासनकाल का विवरण देती ही है और साथ में संपूर्ण मुगल साम्राज्य के लिए उसका इतिहास जानने के लिए यह एक विश्वसनीय स्रोत है। तो अबुल फजल की जो पुस्तक है अकबरनामा, और अकबरनामा का जो तीसरा भाग है आईन अकबरी, उससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अबुल फजल ने दो पुस्तकों का, संस्कृत की पुस्तकों का फारसी अनुवाद भी किया था। तो यही सब हम देखेंगे आज विस्तृत रूप से, शुरुआत से अबुल फजल के विषय में, फिर उसकी फारसी में उसकी रचनाएं जो उसने अनुवाद किया है, फिर उसकी आईन अकबरी, उसका विस्तार, सब कुछ आज की वीडियो में हम देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि जो अबुल फजल है, अबुल फजल का जन्म 1550 में आगरा में हुआ था। 1550 में आगरा में अबुल फजल का जन्म हुआ था। और अबुल फजल के जो पिता हैं वह शेख मुबारक हैं। और शेख मुबारक आप जानते होंगे, यह महदवी जो एक पंथ था, एक धार्मिक समुदाय जो जौनपुर में महदवी पंथ की स्थापना हुई थी, और शेख मुबारक उसी का मानने वाला था, जो अबुल फजल का पिता भी था। और साथ में शेख मुबारक ने ही जो अकबर का जो महजरनामा था, जो 1579 में अकबर लाया था, उसकी प्रस्तावना भी, या उसका जो स्वरूप है, उसका प्रारूप है, वह भी शेख मुबारक और अबुल फजल और उसके भाई फैजी ने ही तैयार किया था। तो यही सब लोग उसमें शामिल थे। अब अबुल फजल के पिता के बाद उसका भाई जो है वह फैजी था। और फैजी भी अकबर के दरबार में उसने भी कई संस्कृत की पुस्तकों का फारसी अनुवाद भी किया था, और एक अच्छा कवि भी फैजी भी था। शेख मुबारक भी अकबर के दरबार में एक महत्वपूर्ण पद पर थे। तो इस तरह से दोनों भाई और उसके पिता शेख मुबारक अकबर के राज दरबार में कई महत्वपूर्ण पदों पर थे। फिर 1602 में अबुल फजल की हत्या हो गई। और आप जानते हैं कि अबुल फजल की हत्या जो है वह बीर सिंह बुंदेला ने की थी। बीर सिंह बुंदेला ने की थी। बीर सिंह बुंदेला जो ओरछा का राजा था, जहांगीर के कहने पर 1602 में बीर सिंह बुंदेला ने अबुल फजल की हत्या कर दी। तो ये सब घटनाएं थी। अब आगे देखें तो अबुल फजल को ही अबुल फजल को अकबर ने मलिक उस सुगरा की उपाधि दी थी। तो अकबर ने अबुल फजल को मलिक उस सुगरा की उपाधि दी थी। मलिक उस सुगरा का मतलब है कि कवि सम्राट, या कवियों में एक सम्राट की उपाधि अबुल फजल को अकबर ने दी थी। और यह यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 में पूछा गया था कि अकबर ने किसे मलिक उस सुगरा की उपाधि दी थी। और अभी 2025 में जो यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर हुआ था, उसमें यह पूछा गया था कि शाहजहां ने किसे मलिक उस सुगरा की उपाधि दी थी। तो कवियों को दी गई उपाधियां या फिर संगीतकारों को, इनसे बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो अकबर ने अबुल फजल को कवि सम्राट या मलिक उस सुगरा की उपाधि दी थी। फिर आगे देखें कि जो रज्मनामा है महाभारत का, यह फारसी अनुवाद है, रज्मनामा नाम से किया गया था, और अबुल फजल ने ही इसकी प्रस्तावना लिखी थी। तो यह भी महत्वपूर्ण है। और यह भी पूछा गया है कि जो रज्मनामा है, इसकी प्रस्तावना किसने लिखी थी, तो वह अबुल फजल ही था। और रज्मनामा यह जानते रहें कि यह महाभारत का फारसी अनुवाद है। रज्मनामा महाभारत का फारसी अनुवाद है, और इसका फारसी अनुवाद अब्दुल कादिर बदायूनी, मुल्ला शेरी, नकीब खान और अन्य विद्वान, कुल 7 विद्वानों का एक बोर्ड था जिन्होंने महाभारत का फारसी अनुवाद किया था। पर उसकी प्रस्तावना लिखी थी अबुल फजल ने। और अबुल फजल ने एक और पुस्तक की प्रस्तावना लिखी थी, वह थी तारीख-ए-अल्फी।
तारीख ए अल्फी। तारीख ए अल्फी भी अकबर के शासनकाल में लिखी गई एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। जो लोग नहीं जानते वो इसको जान लें कि अकबर ने इस्लाम के 1000 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में तारीख ए अल्फी को लिखने का आदेश दिया था। यह इस्लाम के 1000 सालों का इतिहास है और अबुल फजल ने इसकी भी प्रस्तावना लिखी थी। तो ये दोनों की प्रस्तावना, एक तो रज्मनामा की और दूसरा तारीख ए अल्फी की प्रस्तावना अबुल फजल ने ही लिखी थी और यह इस्लाम के 1000 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में अकबर ने करवाया था। तो ये सब चीज़ें अब हो गई। अब हम आते हैं रचनाओं पर। तो अकबर की जो सबसे प्रसिद्ध और सबसे महत्वपूर्ण रचना है वह अकबरनामा है और अकबरनामा में भी जो उसका आइनी अकबरी तीसरा भाग है वह है। तो अभी हम इसको विस्तार से देखेंगे क्योंकि अकबरनामा खुद 3 भागों में है, फिर आइनी अकबरी भी 5 भागों में लिखी गई है। तो अबुल फजल की एक महत्वपूर्ण पुस्तक है अकबरनामा, जिसको सब जानते हैं। एक और पुस्तक है अबुल फजल ने जो लिखी है वह कसकौल है और एक और है, यह है मकतूबात ए अल्लामी। अबुल फजल ने इसको भी लिखा है। तो ये कुल 3 रचनाएं अबुल फजल द्वारा की गई हैं। अब आगे देखें तो अबुल फजल का जो फारसी अनुवाद है पुस्तकों का, तो एक पुस्तक कालिय दमन का फारसी अनुवाद अबुल फजल ने किया है आयार दानिश नाम से। कालिय दमन का फारसी अनुवाद आयार दानिश नाम से किया है अबुल फजल ने ही। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है पंचतंत्र और पंचतंत्र का फारसी अनुवाद अनवार सुहेली नाम से अबुल फजल ने किया है। और यह बहुत पूछा गया है कि पंचतंत्र का फारसी अनुवाद किसने किया है या फिर अनवार सुहेली जो है यह किस संस्कृत की पुस्तक का फारसी अनुवाद है। तो यह पंचतंत्र का है और पंचतंत्र जो है यह लिखी गई थी विष्णु शर्मा द्वारा। विष्णु शर्मा द्वारा पंचतंत्र लिखी गई थी और पंचतंत्र का यह फारसी अनुवाद है। और जबकि पंचतंत्र पुस्तक का एक अरबी अनुवाद भी हुआ है, यह भी जानते रहें, यह भी पूछा गया है। तो इसका जो अरबी अनुवाद है यह है पंचतंत्र का अरबी अनुवाद जो है यह कलीला हुआ दिमना नाम से किया गया है। तो यह जानते रहें कि जो फारसी अनुवाद है वह अनवार सुहेली है, अबुल फजल ने किया था। और जो अरबी अनुवाद है वह कलीला है, वह दिमना नाम से इब्न अल मुकफ़ा नामक एक विद्वान था, उसका नाम था इब्न अल मुकफ़ा। तो इसने पंचतंत्र का अरबी अनुवाद किया था और पंचतंत्र लिखी गई विष्णु शर्मा द्वारा। तो ये सब थे, आप इसको लिख भी सकते हैं और ज़रूरी चीज़ें जानते रहें, इससे एक आध क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। और अब हम आते हैं जो अकबरनामा है उसके 3 भागों पर। उसके बाद आइने अकबरी, वही सबसे अधिक महत्वपूर्ण है और उससे सबसे अधिक पूछा जाता है। तो अबुल फजल की पुस्तक जो अकबरनामा है और उसका तीसरा भाग आइने अकबरी, यही सबसे हमारे लिए ज़रूरी है और इसी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अकबर के शासनकाल के सभी जो वित्तीय मामले हैं, उनका पूरा राज्य, पूरा प्रशासन, सभी कुछ विस्तृत रूप से आइने अकबरी में ही मिलेगा। तो हम अकबरनामा को विस्तृत रूप से देखते हैं। तो अकबरनामा जो पुस्तक है इसको अबुल फजल ने 1589-90 में लिखना शुरू किया और 1596-97 में लगभग 7 सालों में यह तैयार हुई। तो एक बार यह पूछा गया था कि जो अकबरनामा है यह कितने वर्षों में बनकर तैयार हुई थी या इसको लिखा गया था। तो 1589-90 में अबुल फजल ने इसको शुरू किया और 96-97 तक लगभग 7 वर्षों में अबुल फजल ने इसे पूरा कर लिया था। तो लगभग 7 वर्षों में, लेकिन 1596 के बाद भी लगभग 1602 तक, जब तक अबुल फजल की मृत्यु नहीं हुई तब तक वह इस पुस्तक में कुछ ना कुछ जोड़ता रहा। तो 1602 तक के भी इसमें जानकारी मिलती है, जबकि 1596-97 में ही उसने तैयार कर लिया था।
और यह 7 वर्षों में बनकर तैयार हुई। उसने पुस्तक अपनी रचना कर ली थी। लेकिन जो अकबरनामा है इसका जो अंग्रेजी अनुवाद है, जो हेनरी बेवरिज ने इसका अंग्रेजी अनुवाद किया है, एच बेवरिज ने, उन्होंने कहा है कि इसे लगभग अबुल फजल ने 8 वर्षों में तैयार किया था, और जबकि दूसरी अन्य पुस्तकों में यह 7 वर्षों में बताया गया है। और उसके बाद अबुल फजल की मृत्यु के बाद मुहिब खान ने इसको पूरी तरह से तैयार किया। यानी कि अकबरनामा का जो पूर्णतः यह जो पुस्तक तैयार हुई, आखिरकार अबुल फजल की मृत्यु के बाद मुहिब खान ने इसे पूरा किया। तो यह भी जानते रहें। और यह 7 वर्षों में बनकर तैयार हुई। 1589-90 में अबुल फजल ने इसे लिखना शुरू किया अकबर के आदेश पर, और 96-97 में 7 वर्षों में यह तैयार हुई। अब जो अकबरनामा है यह 3 भागों में है। इसके 3 भाग हैं, तो इसको देखते हैं। तो इसका जो पहला भाग है, इसका पहले भाग में अकबर के जन्म के विषय में जानकारी है, यानी कि 1542 में अकबर का जन्म, फिर उनके राज्यरोहण जो 1556 में पंजाब के कलानौर में हुआ इस विषय में, फिर तैमूर का इतिहास है, और अकबर के शासनकाल के 17 वर्षों की इसमें जानकारी है। तो जो अकबरनामा का पहला भाग है इसमें अकबर के शासनकाल के कुल 17 वर्षों की जानकारी है। और फिर दूसरे भाग को देखें तो जो अकबरनामा का दूसरा भाग है यह 1602 तक अबुल फजल की इस विषय में जानकारी है। 1602 में ही अबुल फजल की हत्या हो गई थी। तो अकबर के शासनकाल के 1602 तक यह 46वें वर्ष तक का इसमें विवरण मिलता है। यह अकबरनामा का दूसरा भाग है। और फिर तीसरा भाग आईन अकबरी ही है। अब अकबरनामा के दोनों पहले और दूसरे भाग को देखें तो अगर किसी के पास पप्पू सिंह प्रजापत की किताब है और वह पढ़ता है तो आप उसमें देखेंगे कि पप्पू सिंह प्रजापत अकबरनामा के दोनों भागों में उसमें अलग दिया गया है। वह बताते हैं कि जो अकबरनामा का पहला भाग है उसमें अकबर के शासनकाल के जन्म से लेकर के 30 वर्षों का जानकारी है। जन्म से लेकर के 17 वर्षों की जानकारी है, और दूसरे भाग में 17 से लेकर के 30 वर्षों तक। और जबकि जो अबुल फजल की अकबरनामा है उसका जो फारसी से हिंदी अनुवाद है सैयद अतहर अब्बास रिजवी ने किया है। और सैयद अतहर अब्बास रिजवी लगभग सल्तनत काल की जो फारसी पुस्तकें हैं और अकबर के शासनकाल में भी लगभग जितनी पुस्तकें फारसी में लिखी गई थी उन सभी का हिंदी अनुवाद सैयद अतहर अब्बास रिजवी ने किया है। वह आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगी। और उसमें वह बताते हैं कि पहला जो अकबरनामा का भाग है उसमें 17 वर्षों की जानकारी है, और जबकि दूसरे भाग में 46वें वर्ष तक की उसमें विवरण मिलता है। तो अब देखें हम आईन अकबरी जो सबसे महत्वपूर्ण है हमारे लिए। तो आईन अकबरी जो है यह भी 5 भागों या दफ्तारों में लिखी गई है, 5 दफ्तार या फिर 5 भागों में। और आईन अकबरी को ही मुगल साम्राज्य का गजेटियर कहा गया है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। यह बहुत पूछा गया है कि किस पुस्तक को मुगल साम्राज्य का गजेटियर कहते हैं। तो अकबर के शासनकाल में इससे महत्वपूर्ण पुस्तक दूसरी कोई नहीं है। अबुल फजल ही अकबरनामा में अकबर को एक दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण सबसे महान सम्राट बताता है, और साथ में अकबर के साम्राज्य के जो वित्तीय मामले थे उसकी आईन दहसाला, फसलों की सूची और तमाम जानकारियाँ वह आईन अकबरी में ही मिलती हैं। इसी वजह से आईन अकबरी को मुगल साम्राज्य का गजेटियर कहा गया है। एक और पुस्तक है जिसे मुगल साम्राज्य का गजेटियर कहा गया है, वह यदुनाथ सरकार हैं, जो औरंगजेब के शासनकाल में लिखी गई साकी मुस्तैद खान की माँ आसिर आलमगीरी को मुगल साम्राज्य का गजेटियर कहते हैं। तो यह भी ध्यान रखें कि इसे तो अबुल फजल की जो आईन अकबरी है अकबरनामा का जो तीसरा भाग है इसे मुगल साम्राज्य का गजेटियर तो कहा ही जाता है। एक और पुस्तक है, इसको सर यदुनाथ सरकार ने मासिर ए आलमगीरी को मुगल साम्राज्य का गजेटियर कहा है। और मासिर ए आलमगीरी लिखी गई है साकी मुस्तैद खान द्वारा।
साके मुस्तैद खां द्वारा यह माअसीर आलमगीरी लिखी गई है और यदुनाथ सरकार इसे मुगल साम्राज्य का गजेटियर कहते हैं। और यह जो पुस्तक है वह औरंगजेब के शासनकाल में लिखी गई। तो अब आगे देखें तो आईने अकबरी 5 भागों में लिखी गई है। इसमें 5 भागों में बहुत विस्तृत रूप से कभी पूछा नहीं गया है, पर जानते रहें। तो इसका जो पहला भाग है आईने अकबरी का, यह मंजिल आबादी नाम से लिखा गया है और इसमें घर परिवार की जानकारी है। दूसरा भाग है जो सिपह आबादी के नाम से है, इसमें नागरिक और सैन्य प्रशासन की जानकारी है। और तीसरा भाग जो मुल्क आबादी है, इसमें 12 सूबों की जानकारी है। 12 सूबों के वित्तीय आंकड़े हैं कि कौन से सूबे में किस हिसाब से वहाँ जमा थी, कितना राजस्व आता था, फसलों की सूची क्या थी, आईने दहसाला कैसे कार्य करता था। तो मुल्क आबादी में 12 सूबों की वित्तीय जानकारी थी। और आप जानते हैं कि अकबर के शासनकाल में 1580 तक जब पहली बार साम्राज्य का सूबों में विभाजन हुआ तो 1580 में कुल 12 ही सूबे थे। तो इसी वजह से 1580 में पहली बार अकबर के साम्राज्य को 12 सूबों में विभाजित किया गया था। तो सूबों की संख्या भी बहुत महत्वपूर्ण रहती है। आगे आप देखेंगे कि अकबर के शासनकाल के 1580 में सूबों की संख्या 12 थी और लेकिन बाद में 1605 तक जब अकबर की मृत्यु हुई, बाद में सूबों की संख्या बढ़ करके 15 हो गई थी, 15 सूबे। तो यह भी बहुत महत्वपूर्ण है कि अकबर के शासनकाल में सूबों की संख्या 1580 तक 12 थी और बाद में 1605 तक यह 15 हो गई थी। यह भी एक अलग है कि जहांगीर के शासनकाल में 17, फिर शाहजहां, फिर औरंगजेब के शासनकाल में सूबों की संख्या बढ़ती गई, उसको हम अलग से देखेंगे। तो मुल्क आबादी में 12 सूबों का जो वित्तीय आंकड़े हैं वह इसमें हैं। फिर चौथा भाग जो हिंदुस्तान से संबंधित है, इसका हिंदुस्तान का प्राकृतिक सौंदर्य है, इसमें जाति व्यवस्था के विषय में अबुल फजल ने लिखा है। और आखिरी जो आईने अकबरी का जो 5वां भाग है उसमें अकबर की कहावतें हैं, अबुल फजल की आत्मकथा है, यही सब चीज़ें हैं। तो इस तरह से यह अकबर की पुस्तक, अबुल फजल की पुस्तक जो है अकबरनामा और आईने अकबरी को हमने विस्तृत रूप से देखा है। और इसमें आप देखेंगे तो अबुल फजल से कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आया है और पूछा जाता है तो इसमें आपको सब मिल जाएगा। लगभग जो भी पूछा जा सकता था, जितनी चीज़ें थी उसकी पुस्तक के विषय में और अबुल फजल के विषय में हमने देख लिया है। एक बात और सबसे महत्वपूर्ण है जानने कि अकबर के शासनकाल में 1574-75 में अकबर ने एक अनुवाद विभाग की स्थापना की और कई पुस्तकों का अनुवाद भी कराया। और अकबर ने ही सभी लोगों को जो भी बाबर और हुमायूं के जीवन काल से संबंधित कुछ भी जानते थे उन्हें इतिहास लिखने का आदेश दिया। तो उसी आदेश के तहत कई पुस्तकें लिखी गई। और अकबर के शासनकाल में 2 और पुस्तकें जो सबसे महत्वपूर्ण हैं, एक निजामुद्दीन अहमद की तबकात अकबरी है और एक बदायूनी की मुंतखब उत-तवारीख है। अब अगर क्रम से कभी पूछा जाता है, जबकि एक बार पूछा भी गया है कि अकबर के शासनकाल में बहुत सी पुस्तकें लिखी गईं। आप जानते हैं कि अब्बास खान सारवानी की तारीख़ शेरशाही भी अकबर के शासनकाल में लिखी गई और गुलबदन बेगम जो बाबर की बुआ थी उसमें भी गुलबदन बेगम की हुमायूं नामा भी अकबर के ही आदेश पर उसी के शासनकाल में लिखी गई। और दूसरी अन्य पुस्तकें भी हैं। तो कभी अगर पूछा जाता है कि आईने अकबरी या फिर अकबरनामा किस क्रम में आएगी, तो यह हमेशा जानते रहें कि निजामुद्दीन अहमद की जो तबकात अकबरी है और बदायूनी की मुंतखब तवारीख है यह पहले लिखी गई है और जबकि अबुल फजल की अकबरनामा इसको बाद में लिखा गया है। तो बाद में लिखने का एक और इससे आप जान सकते हैं कि जब अबुल फजल ने अकबरनामा लिखना शुरू किया तो उसने बहुत सी जानकारियाँ बाबर के विषय में और हुमायूं के विषय में और सल्तनत काल के इतिहास लिखते समय भी बहुत सी जानकारियाँ निजामुद्दीन अहमद की किताब से ली है और बदायूनी की किताब से भी ली गई है। तो इस वजह से अगर क्रम में देखेंगे तो निजामुद्दीन अहमद की तबकात अकबरी और बदायूनी की जो पुस्तक है तवारीख वह पहले लिखी गई है और अबुल फजल ने इसे बाद में लिखा है। इसी वजह से इसमें कमियां नहीं रह गई हैं, बहुत व्यवस्थित रूप से और लगभग सभी अच्छी पुस्तकों का जो एक अच्छा तथ्य है, संग्रह है,
वह अबुल फजल ने अपनी पुस्तक अकबरनामा या फिर आईने अकबरी में किया है। तो इस वीडियो में आज के में यही सब था। तो अब अगले वीडियो में कोई महत्वपूर्ण किसी विषय पर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।